आज हम बात करेंगे आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आयनिक सॉलिड्स है उनके बारे में। आयनिक सॉलिड्स के इंट्रोडक्शन की बात करें, आयनिक सॉलिड्स यानी कि जो आयन से मिलकर बने हुए हैं। आयन्स आपको पता है दो तरह से आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सब सॉलिड होते हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहें तो हम ये देखते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। आयनिक कंपाउंड्स इंक्लूड सॉल्ट्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अधिकतर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। नो कंपाउंड इज 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट इन नेचर। आपको पता है दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, या तो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, बट कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना 100% कोवेलेंट होता है। उस आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। These are soluble in polar solvents, mainly in water। क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने बताया आयन से मिलकर बने हुए होते हैं, कैटायंस और एनायंस जो कि चार्ज्ड स्पीशीज़ हैं। ये जब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उनकी हम जब बात करते हैं तो उनके अंदर आपको पता है डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कैटायन और एनायन अपने ऑपोजिटली चार्ज पोल की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके अंदर टूट जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं। दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं ये और ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं? कारण वही है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। एक कैटायन एनायन से घिरा हुआ है, एनायन कैटायन से घिरा हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके बीच में होती है, तो ये हार्ड होते हैं। ब्रिटल होने की वजह हम आपको बताएंगे कि इनका एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं किसी भी वजह से, कोई भी तरीके का जर्क इसके ऊपर लगता है तो उसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसल जाती है और ये टूट जाते हैं, और उसको हम कहते हैं ब्रिटल होना, भंगुर प्रवृत्ति जिसकी हम बात करते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा एक कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर आप डिफरेंस देखें तो जैसे कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O मॉलिक्यूल को जब हम सॉलिड स्टेट से, आइस से लिक्विड में या गैसेस स्टेट स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल को उस क्रिस्टल से निकाल रहे हैं। केवल उनके बीच में लगने वाला जो सिंपल वंडरवॉल फोर्सेस या दूसरे, अभी आप कई तरीके के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, वीक इंटरेक्शन उनके बीच में है, आप उन फोर्सेस को तोड़ रहे हैं। H2O मॉलिक्यूल अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। सॉलिड स्टेट में भी वो H2O था, लिक्विड में भी वो H2O हो गया और गैसेस स्टेट में भी वो H2O है। कहने का मतलब है कि H और O बॉन्ड टूटा नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयनिक बॉन्ड होता है ये लॉन्ग रेंज का होता है, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर जब एक कैटायन एनायन से घिरा हुआ है और एक एनायन बहुत सारे कैटायन से घिरा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कैटायन केवल इस एनायन से बंधा हुआ है या बॉन्डेड है। वो अपने चारों तरफ घिरे, जो उसके चारों तरफ जो भी अपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट है वो उसके साथ में अट्रैक्शन फील कर रहा है। सिमिलरली उससे नेक्स्ट वाले सिमिलर चार्ज के आयन के साथ में वो रिपल्शन फील कर रहा है, प्रतिकर्षण महसूस कर रहा है, और ये प्रोसेस उसका एंड तक जो आयन प्रेजेंट है उसके साथ में चल रहा है। डेफिनेटली जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इस आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल इनके बीच में लग रहा है उसके मान में कमी आती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी, बट वो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करने या बॉयल करने की बात करते हैं तो हम उन आयंस को, आयनिक बॉन्ड को तोड़ के उस आयन को निकालने की बात करेंगे उस क्रिस्टल से। डेफिनेटली उस कंडीशन में हमारे को ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और इस वजह से हमारे इन आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का जिसके अंदर एक कैटायन 6 एनायन से घिरा हुआ होता है और एक एनायन सिमिलरली एक कैटायन 6 एनायन से घिरा हुआ होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना
जितनी संख्या में एक कैटायन एनायन से घिरा हुआ है उतनी ही संख्या में एक एनायन कैटायन से घिरा हुआ होगा। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नाउ लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल और आयनिक रेडियाई इफेक्ट, जिसको हम सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम भी कहते हैं। Ionic solids are held together by the electrostatic attraction between the positive and negative ions. The attractive force will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ions, जिसको हम कहते हैं coordination number। एक आयन कितने आयन से घिरा हुआ है ऑपोजिटली चार्ज आयन से, वो उसकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम ये कहता है कि एक कैटायन कितने एनायन से घिरा हुआ होगा या किसी भी आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उन दोनों के साइज के ऊपर, उनके रेडियस रेशियो के ऊपर। एक कैटायन और एनायन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो उस रेडियस रेशियो, उस रिलेटिव रेशियो के ऊपर दोनों का आपस में साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक कैटायन जो कि सेंटर में है वो 4 एनायन से घिरा हुआ है। डेफिनेटली कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कैटायन हमारा छोटा हो गया है और एनायन का साइज उतना ही है, बट कैटायन उसमें फिट नहीं हो रहा है। इससे नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि कैटायन का साइज इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम इसी कंडीशन में एनायन को उसके पास में लाना चाहें तो एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक आइडियल कंडीशन वो होती है जबकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे के पास में हो और जो सिमिलर चार्ज के आयन है वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रह सकें। तो आकर्षण बल का मान अधिकतम हो और प्रतिकर्षण बल का मान न्यूनतम हो। इस स्थिति को लेते हुए जब हम आयंस को एक दूसरे के साथ में रखते हैं, एक क्रिस्टल में जब हम उन्हें रखते हैं तो हम बात करते हैं पैकिंग की। जब हम उनकी पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के वक्त ये कितने आयन से घिरा होगा वो डिपेंड करेगा कि कैटायन और एनायन का आपस में साइज कितना है। सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम ये कहता है कि मैक्सिमम आकर्षण के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मान अधिकतम होना चाहिए और क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी और जो सिमिलर चार्ज के आयन है वो ये है कि वो जितना क्लोज आ सकते हैं उसके बाद फिर वो और क्लोज नहीं आ सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वाले फिगर के अंदर कि पहली कंडीशन अनस्टेबल है क्योंकि इसमें एनायन तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं बट कैटायन जो है वो इनको टच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से प्रतिकर्षण, सिमिलर टाइप के आयंस के बीच में प्रतिकर्षण तो बहुत है बट ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन कम है। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर ये आइडियल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि ये ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सिमिलर वाले भी एक दूसरे के करीब हैं, यानी कि खाली जगह कम है क्रिस्टल के अंदर। इससे नेक्स्ट वाले इसमें और ये दूर हो गया है, कैटायन का साइज बढ़ गया है और इस तरीके से ये अभी भी स्टेबल है बट खाली जगह इनके बीच में है। The structure of ionic solids can be accounted for by considering the relative sizes of both the ions called the radius ratio R plus upon R minus। कैटायन और एनायन की त्रिज्या का अनुपात रेडियस रेशियो कहलाता है, त्रिज्या अनुपात, जिसको अपन R plus upon R minus या RR कैपिटल R से डिनोट करते हैं, and their relative numbers। Simple geometric calculations allow us to work out how many ions of a given size can be in contact with a smaller ion। ये हम सिंपल जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन होती है उनकी मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो सीमांत त्रिज्या अनुपात नियम के अंदर ये माना गया कि आयंस जो हैं वो रिजिड स्फीयर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, दृढ़ गोलों की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनको हम पैक करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उनका आपस में साइज कितना है, उस अकॉर्डिंग हम उनकी पैकिंग करते हैं। Thus we can predict coordination number from the relative sizes of the ions। तो आयंस को हम गोला मान करके और सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करेंगे और उसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि क्या इनका स्ट्रक्चर होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी।
When the coordination number is 4 in an ionic compound AX, सपोज कोई आयनिक कंपाउंड है AX का मतलब है कैटाइन और एनाइन का नंबर इक्वल है। 4x माइनस आयंस आर इन कॉन्टेक्ट विद A प्लस आयन, जैसा कि अभी एग्जाम्पल हमने देखा था कि हम मान रहे हैं कि 4 एनाइन जो हैं x माइनस आयंस A प्लस आयन को घेरे हुए हैं। A limiting case arises when the X minus ions are also in contact with one another. ये एक सीमांत कंडीशन होती है। अगर एनाइन एक दूसरे से दूर हैं और कैटायन को टच कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आकर्षण अधिकतम है और प्रतिकर्षण कम है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, क्रिस्टल में खाली जगह रह जाती है जो कि एक स्टेबल कंडीशन नहीं है। तो इन दैट केस वो और पास आना चाहते हैं, तो कितना पास आएंगे, वो एक लास्ट लिमिट जो होती है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। वो लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है कि जहाँ तक सिमिलर साइज, यानी कि जैसा भी हम देखें एनाइन एक दूसरे के कितना करीब आ सकते हैं वो, और उनके बीच में कैटायन उनको टच करता हुआ होना चाहिए, ये सीमांत कंडीशन है, लिमिटिंग सिचुएशन है। इसके बाद अगर कैटायन एनाइन और पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, या इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो एनाइन खाली जगह उनके बीच में रह जाएगी। तो ये लिमिटिंग कंडीशन है जिसके अंदर सारे आयंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं। So become lower if the radius ratio becomes lower, r plus अपन r minus का मान कम होता है। कम किस कंडीशन में होगा, या तो r minus की वैल्यू बढ़े, एनाइन का साइज बढ़े, या कैटाइन का साइज छोटा हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये रेडियस रेशियो का वैल्यू कम होगी एंड द पॉजिटिव आयन इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द नेगेटिव आयंस। उस कंडीशन में जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में नहीं होगा एंड इट रेटल्स इन द होल एंड द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। फिर वो घूमेगा, रेटल जैसे झुंझुने का होता है ना, उस तरीके से उसके बीच में खाली घूमेगा और वो एक स्टेबल कंडीशन नहीं होगी। ये एक एग्जाम्पल आप देखिए, वही उसी सिचुएशन को मैंने बताया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट फिगर ए के अंदर बीच में जगह खाली है। जैसे जैसे कैटाइन का साइज छोटा होता जा रहा है, कैटाइन का साइज आर प्लस की वैल्यू का कम होना, यानी कि रेडियस रेशियो का कम होना, तो ये पास आता जा रहा है। ये बी के अंदर हमारी लिमिटिंग कंडीशन है, सी में और कम हुआ तो ये रेटल कर रहा है होल में, और इस कंडीशन में ये एक एनाइन इसके पास से निकल जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर को कम करके ये वापस से दूसरी ज्योमेट्री के अंदर पहुंच जाएगा। एंड ई में आप देख रहे हैं फिर से इसकी 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए लिमिटिंग कंडीशन आ गई है। In the reverse case, when the radius ratio becomes higher, initially it is possible to fit 3x minus ions around each A plus ions. अगर हम इसको रिवर्स केस में स्टडी करें कि एक कैटाइन 3 एनाइन से घिरा हुआ है, लिमिटिंग कंडीशन है, और अब हम रेडियस रेशियो के बढ़ाने की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम वापस 4 वैल्यूज में पहुंच जाएंगे। बढ़ेगा कब, जबकि या तो कैटाइन का साइज बढ़े या एनाइन का साइज छोटा हो। एनाइन का साइज छोटा होगा, खाली जगह रहेगी, एक और एनाइन उसके अंदर फिट हो जाएगा और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर का मान बढ़ जाएगा। तो जब भी रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी, जब रेडियस रेशियो कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी। As the difference in the size of 2 ions increases, it becomes possible at some point to fit 4 ions around 1 and so on for 6 ions around 1. तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 तक और आगे भी पहुंच सकता है। This simple concept predicts the correct structure in many cases. इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। Coordination numbers 3, 4, 6 and 8 are common and the appropriate limiting ratios can be worked by simple geometric calculations. इन coordination number के लिए हम radius ratio निकाल सकते हैं। If the ionic radii are known, the radius ratio can be calculated and hence the coordination number and the shape may be predicted. ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे को आयंस की रेडियस पता है तो हम रेडियस रेशियो निकाल के और जो सिंपल मतलब हमने ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन की है 3, 4, 6, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, उस रेंज के अंदर अगर हमारा इन आयंस का रेडियस रेशियो आ रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी इनकी ज्योमेट्री होगी और कौन सा इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, ये लीनियर ज्योमेट्री है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ऑक्टाहेड्रल एंड 8 के लिए हमारा होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियोज एंड स्ट्रक्चर्स ये हमने कैलकुलेट करके निकाली हुई है सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन से, लिमिटिंग कंडीशन लगाने के बाद कि लिमिटिंग कंडीशन है कि 0.155 से अगर कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगी, शेप लीनियर होगी। अगर 0.155 से 0.225 के बीच में रेडियस रेशो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3 एंड प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री रहेगी। 0.225 से 0.414 अगर रेडियस रेशो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। 0.414 से 0.732 के बीच में रेडियस रेशो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली 0.732 से ऊपर है 0.99 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8 और जो शेप होगी वो होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब क्यूबिक ज्योमेट्री होगी 8 के अंदर। तो इस तरीके से हम ये रेडियस रेशो हमारे कैलकुलेट किए हुए हैं और ये जो आप देख रहे हैं कि 0.155, 0.225, 0.414, 0.732 ये सब क्या है, इनकी लिमिटिंग कंडीशंस है, लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं। इसके बाद इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो ये दूसरी ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज करके। ये भी हमने देखा, कुछ उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से रेडियस रेशो चेंज होगा तो ज्योमेट्री चेंज होगी। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे कौन कौन से हमारे आयनिक कंपाउंड इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हाई। क्यों इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इन सॉलिड स्टेट विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सोचिएगा एंड लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।